किसी कब्र को दूसरी जगह ले जाने से पहले एक गुरु कब्र के अंदर मुट्ठी भर बढ़िया मिट्टी डाल देता था। जब गंध वापस आती तभी वह उसे खोलने और बंद करने का आदेश देता था। हालांकि इस दिन लाओ को एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके नियोक्ता ने उस जगह को गुरु के लिए एक बेहतरीन जगह बताया था, लाओ एक नजर में ही बता सकता था कि वह जगह ठीक नहीं है। जैसे ही उसने मिट्टी अंदर डाली, उसके मुंह में एक तेज ताजा दुर्गंध भर आई, जो इस बात का संकेत था कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। बाद में लाओ फिर से कब्र के टीले पर खड़ा हुआ और कब्र की ओर देखा। अचानक उसे बेचैनी का एहसास हुआ। चेहरे पर कोई नाम भी नहीं था, बस अजीबोगरीब संख्याओं की एक श्रृंखला थी। लाओ ने अपने नियोक्ता से पूछा कि अमर को वहां क्यों रखा गया है। युद्ध नायक को इस पद के लिए एक उच्च पदस्थ छात्र ने चुना था। चूंकि उस इलाके में कब्रों को लूटना आम बात थी, इसलिए कब्र के पत्थर पर कोई नाम नहीं खुदा था। यह सब बिल्कुल वाजिब लगा, इसलिए लाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने सुअर के वर्ष में जन्मे 5 लोगों और 5 सुअरों को इकट्ठा किया। यह एक प्राचीन आरंभिक और समापन अनुष्ठान था। प्रशिक्षुओं ने उनके बाल काटकर सुअरों के मुंह में ठूंस दिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना ऊर्जा सुअरों में स्थानांतरित कर देती थी। जैसे ही जादूगर ने एक सुदूर इलाके में खुदाई शुरू की, 5 टूटे हुए संसार आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। इस बात से अनजान कि लाओ ने खुद को गंभीर संकट में डाल लिया है, एक आदमी ने अपने दादा की पैतृक कब्र पर फावड़े से थप्पड़ मारा और चिल्लाया। सुअर के वर्ष में जन्मे 5 लोगों ने जल्दी से अपने फावड़े उठा लिए। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। हर वार के साथ जादूगर सुअर के शरीर में एक छोटा सा घाव कर देता, जिससे निकलने वाला धुआं उसके शरीर में प्रवेश कर जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, सबके सामने एक विशाल मिट्टी का गड्ढा दिखाई दिया। गुरु लाओ और उनके सहायक सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गड्ढे को ढके लाल कपड़े को खोला और अंदर रखे फलों के जार ने उनकी नजर तुरंत खींच ली। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वे पंख थे, जिससे पता चलता था कि लकड़ी के मालिक की पहचान आसान नहीं थी। सुअर के वर्ष में जन्मे 5 आदमियों ने फलों के जार को उठाया और उसे एक गाड़ी में रख दिया। लाओ ने फिर मजदूरों को जल्द से जल्द गड्ढा खोदने का आदेश दिया। एक मजदूर जो पहले दबे हुए खजाने के अवशेषों की जांच करने पर तुला था, अचानक एक छोटा सा पत्थर मिला। मजदूर चौंक गया, इतना क्रोधित हुआ कि उसने सांप को 2 टुकड़ों में चीर दिया, जिससे वह औरत की तरह चीखने लगा। 5 आदमी घबराकर भाग गए और गड्ढे को खाली छोड़ दिया। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। गुरु के अनुसार इसे बड़े दुर्भाग्य का संकेत माना जाता था। इसीलिए लाओ ने सुझाव दिया कि मुर्दा घर को तब तक बंद रखा जाए जब तक मौसम साफ न हो जाए और दाह संस्कार के लिए उपयुक्त दिन न मिल जाए। इसके बाद लाओ ने एक निजी अस्पताल से संपर्क किया और फल को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। हालांकि मुर्दा घर के निदेशक को फल की इतनी बड़ी कीमत देखकर एक भयावह विचार आया और वह उसे खोलकर देखना चाहता था कि अंदर कोई दफन का टुकड़ा तो नहीं है। निदेशक को एक शक्तिशाली यन ऊर्जा का एहसास हुआ और अगले ही पल बीत गया। सौभाग्य से वह यू नंबर से सुरक्षित था, इसलिए वह बिना किसी नुकसान के बच गया। इस बीच लाओ जांच करने के लिए कब्रिस्तान लौटा तो पाया कि गड्ढा ठीक से भरा नहीं था। पास ही लोमड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर लाओ ने अपनी लोहे की छड़ उठाई और उस छोटे से पत्थर को खोद डाला जो 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। पत्थर का सिर आश्चर्यजनक रूप से एक महिला जैसा दिख रहा था। लाओ को एहसास हुआ कि अगर इस इलाके में आत्माओं का वास है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से मिट्टी फैलाई और अंदर एक और ताबूत पाया। यह एक ऐसा ताबूत था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और यह बंद था। जाहिर तौर पर एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ था। गुरु की सलाह पर उन्होंने मिलकर गुआन को खोद निकाला। सभी लोग भयभीत और अवाक थे, ये जानते हुए कि इस ताबूत में जरूर कुछ होगा। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, वे फल केवल पास के 4 मंदिरों में ही रख सकते थे। आगे की घटनाओं को रोकने के लिए लाओ ने उस जगह पर चावल बिखेर दिए और आंगन में एक अनुष्ठान किया। फिर उन्होंने लकड़ी के मालिक के वंशजों को स्थिति की जानकारी लेने के लिए बुलाया। आखिरकार बुढ़िया ने सच्चाई बता दी। पता चला कि उसके पिता कोई नायक नहीं बल्कि एक योद्धा थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद एक हाई स्कूल का छात्र उनके पास आया और कहा कि वे उन्हें गुप्त रूप से छिपाकर उनकी जान बचा सकते हैं, इसलिए वे मान गए। लेकिन लाओ जानता था कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और उसे राजद्रोह से नफरत रही होगी,
इसलिए उसने जानबूझकर उनके ऐसा करने के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। इस बीच बुढ़िया के पति ने मृत महिला को उसे पुकारते हुए और उसके सामने वाली खिड़की खोलने के लिए कहते हुए सुना, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो उसके पीछे एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अगले कमरे में उसकी बहू शानदार ढंग से नृत्य कर रही थी। दृश्य बदल गया और उसके बगल में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। एक चीख सुनाई दी और उसकी बेटी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई। जल्द ही मालिक को मृतक दादा का एक रहस्यमय फोन आया, जिसने उसे खिड़की खोलने का निर्देश भी दिया। उसके विरोध के बावजूद उसके हाथ स्थिर रहे। अचानक एक भयानक हवा का झोंका आया, जिसके बाद एक भयानक हंसी सुनाई दी। जब लाओ घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने मालिक को एक अजीब सी मुद्रा में एक स्टूल पर खड़ा पाया। मुड़ने से पहले ही वह फिर से गिर पड़ा। उसका सिर खाने की मेज से टकरा गया और कमल का पत्ता उसे लग गया। लाओ को एहसास हुआ कि मालिक अपने वंशजों से बदला लेने के लिए लौटा है, इसलिए उसने जल्दी से दोनों ताबूतों का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से कब्र का मालिक पहले ही अस्पताल पहुंच चुका था और अपने ही गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर हमला करने वाला था। सौभाग्य से ताबूत समय पर जल गए और क्रूर मालिक तुरंत राख में बदल गया। इस प्रकार संकट आखिरकार टल गया।